हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आप सभी को पता है अगर जीएसटीआर 3B फाइलिंग में आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई आईटीसी आप लेना भूल जाते हैं या फिर कोई सेल आप कंसिडर करना भूल जाते हैं, तो ऐसे केसेस में आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप सब्सिक्वेंट मंथ्स में, आगे आने वाले मंथ्स में आप उसे रेक्टिफाई कर लीजिए। कोई भी प्रोविज़न आपको ऐसा नहीं दिया गया है कि आप सेम मंथ की जीएसटीआर 3B में रेक्टिफाई कर लीजिए। मान लीजिए मार्च में अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप उसको अप्रैल मई में जा कर के ठीक कर सकते हैं। आप उसे मार्च में ठीक नहीं कर सकते, कोई आपको ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया गया है। लेकिन इस हाई कोर्ट की जजमेंट में एक पटिशनर को जो है ये अलाउ किया गया कि आप सेम मंथ में जाकर के उस जीएसटीआर 3B को रिवाइज़ कर लीजिए। तो कैसे जो है ये अलाउ किया गया, क्या फैक्ट्स थे इस केस के, आपके लिए भी ये बहुत ही अच्छा रेफरेंस है अगर आपसे भी कोई मिस्टेक ऐसी हो गई है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, ये केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ भारतीय एयरटेल लिमिटेड का। भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने 50 जीएसटी रजिस्ट्रेशंस लिए हुए हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जल्दी से चलते हैं इन केस के फैक्ट्स की तरफ। तो यहाँ पे केस के जो फैक्ट्स हैं, द petitioner recounts that during the initial phase of GST registration, GST regime, it was facing issue on the electronic system। तो यहाँ पे पटिशनर ने कहा जब नया नया जीएसटी आया तो उसमें जीएसटी पोर्टल पर काफ़ी सारे जो है इश्यूज़ थे, जिनकी वजह से इन द ट्रांजिशनल फेज़ काफ़ी सारे इश्यूज़ थे जिनका इम्पैक्ट पड़ा आपके टैक्स पेड पर, आपकी आउटपुट लाइबिलिटी पर और आईटीसी पर, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो है पटिशनर के केस में एरर हो गई। क्या एरर हो गई, चलिए वो देखते हैं। टू इलस्ट्रेट अ फ्यू, इनवॉइसेस वर एक्सीडेंटली मिस्ड वाइल फाइलिंग फॉर्म जीएसटीआर 3B। उसने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हुए काफ़ी सारे इनवॉइसेस मिस कर दिए। क्रेडिट नोट pertaining to the invoices issued under the erstwhile regime was overlooked एंड अ रिजल्ट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी वॉज ओवर रिपोर्टेड। तो उसने आईटीसी इन्वॉइसेस मिस कर दिए, क्रेडिट नोट्स कंसीडर करना भूल गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी वो ओवर रिपोर्ट हो गई। सर्टेन ट्रांजेक्शन लाइक स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस ऑफ बिजनेस टू अनदर अंडर द सेम रजिस्ट्रेशन वॉज रिपोर्टेड एट सप्लाई। जो स्टॉक ट्रांसफ़र था सेम रजिस्ट्रेशन में, उसको भी उसने सप्लाई दिखा दिया। A few instances due to inadvertent error, nil 3B was filed। कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि उसने nil 3B फाइल कर दी जबकि वहाँ पे उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बन रही थी। To sum it up, the paramount grievance of the petitioner is that during the period July 17 to September 17, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जुलाई 17 से सितंबर 17 जो कि रेलिवेंट पीरियड, इस पीरियड की बात यहाँ पे की जा रही है। द petitioner in its monthly 3B recorded the ITC बेस्ड ऑन इट्स एस्टीमेट। तो जुलाई 17 से सितंबर 17 इस पीरियड में हमारे पटिशनर ने जो आईटीसी है वो एक एस्टीमेट बेसिस पर ले लिया। एज अ रिजल्ट व्हेन द पटिशनर हैड टू डिस्चार्ज द जीएसटी लाइबिलिटी फॉर द रेलिवेंट पीरियड कौन सा, जुलाई 17 से सितंबर 17, the details of ITC available were not known and petitioner was compelled to discharge his tax liability in cash, although actually ITC was available with it but was not reflected in the system on account of lack of data। तो यहाँ पे क्या था कि उसको अपना आईटीसी जो है एक एस्टीमेट बेसिस पर उसने ले लिया, जिसकी वजह से उसे अपनी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है वो कैश में पे करनी पड़ी, जबकि एक्चुअली में उसका आईटीसी ज़्यादा बन रहा था, लेकिन उसको नॉलेज नहीं थी क्योंकि वो सिस्टम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। इस वजह से उसको पता नहीं लगा और उसने क्या किया, एक एस्टीमेटेड बेसिस पर आईटीसी लिया और अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को कैश में पे कर दिया, यानी कि उसने कम आईटीसी लिया। द एग्जैक्ट आईटीसी अवेलेबल फॉर द रेलिवेंट पीरियड वॉज डिस्कवर्ड ओनली इन द लेटर मंथ ऑफ अक्टूबर 2018। एस्टिमेटेड बेसिस पर उसने कम आईटीसी लिया, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा पे कर दी, जबकि उसका आईटीसी ज़्यादा था लेकिन उसे नॉलेज नहीं थी। क्यों नॉलेज नहीं थी, क्योंकि कोई भी डाटा जो है पोर्टल पर अवेलेबल नहीं था। उसको करेक्ट नॉलेज कब हुई, जब अक्टूबर 2018 में गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 2A इंट्रोड्यूस की और उसमें पास्ट पीरियड का जब आईटीसी रिफ्लेक्ट हुआ तब उसे पता लगा कि उसका आईटीसी कितना बन रहा था।
Thereupon precise detail were computed and petitioner realized that for the relevant period ITC has been underreported. relevant period कौन सा? जुलाई 17 से सितंबर 17। तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उस रेलिवेंट पीरियड में उसने अपना ITC कम रिपोर्ट किया है, जबकि उसका ITC ज़्यादा बन रहा था। द पेटिशनर एलिजेस दैट देयर हैज़ बीन एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स बाय वे ऑफ कैश। तो उसने रियलाइज़ किया कि उसने ज़्यादा पेमेंट कर दी है टैक्स की कैश में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 923 करोड़ की थी। This was occasioned to a great degree due to non-operationalization of Form GSTR 2A, 2A and 2 and 3। और ये वो कहता है इस वजह से हुआ क्योंकि GSTR 2A, GSTR 2 and 3 ऑपरेशनलाइज नहीं हुए थे फॉर्म्स। एंड द सिस्टम रिलेटिंग चेक विच कुड हैव बीन फोरवार्न द पेटिशनर अबाउट द मिस्टेक। और कोई भी ऐसा सिस्टम रिलेटेड चेक भी नहीं था जिससे कि उसको कोई वार्निंग मिल सकती। सिंस देयर वॉज नो चेक on the form GSTR 3B which was manually filled up by the petitioner। और जो GSTR 3B उसने फाइल की उसमें भी आपको पता है कि कोई ऐसे चेक्स नहीं होते, आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन करते हैं 3B के अंदर, अपनी तरफ से कैलकुलेट करके ITC क्लेम करते हैं और टैक्स की पेमेंट करते हैं। Petitioner now desire to correct his return but is being prevented from doing so as there is no enabling statutory procedure implemented by government। तो petitioner अपनी रिटर्न रिवाइज करना चाहता है लेकिन ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है लॉ के अंदर। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क देखने की बात की गई है कि GST का जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है, तो दोस्तों पहले आया था सर्कुलर नंबर 7/2017 जिसमें जो है GSTR 1, 2 and 3B की बात की गई थी, जिनमें से जो GSTR 2 है और GSTR 2 जो है वो ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाई। इसके बाद आया सर्कुलर नंबर 26/2017 जो 29 दिसंबर को आया। द गवर्नमेंट कैप द सर्कुलर नंबर इन एबियंस। तो गवर्नमेंट ने जो इससे पहले सर्कुलर अभी आया था, ये ऊपर जो मैंने आपको सर्कुलर दिखाया था 7/7/2017, इसको एबियंस में रख दिया क्योंकि बाद में एक सर्कुलर आ गया था 26/2017। ये सर्कुलर क्या कहता है? इस सर्कुलर में कहा गया kept in abeyance due to continuing extension of timeline to file form GSTR 1, 2, 3 and non-availability of facility to file GSTR 2। तो ये जो पहले सर्कुलर आया था सर्कुलर 7/7/2017, गवर्नमेंट ने इसको अबेयंस में रख दिया क्योंकि GSTR 2 तब तक नहीं आई थी। फिर ये नया सर्कुलर आया। क्या सर्कुलर आया? सर्कुलर 26/2017। इस सर्कुलर में क्या कहा गया? Paragraph 3.2 of the impugned circular state that since form GSTR 2 and 3 could not be operationalized, तो GST सर्कुलर जो 7/7/2018 है उसको एबियंस में रखा जा रहा है क्योंकि GSTR 2 और 3 अभी नहीं ऑपरेशनलाइज हुई हैं। टिल सच टाइम दिस 2 रिटर्न्स आर ऑपरेशनलाइज्ड, जब तक कि वो नहीं ऑपरेशनलाइज होती वो सर्कुलर जो है उन्होंने एबियंस में रख दिया। देयरफॉर पैराग्राफ 4 ऑफ द इम्पंग्ड सर्कुलर। अब ये जो 26/26/2000 हमारा 17 सर्कुलर आया है, इसका पैराग्राफ 4 क्या कहता है? इसका पैराग्राफ 4 कह रहा था GSTR 3B कैन बी करेक्टेड ओनली इन द मंथ इन विच एरर वॉज नोटिस्ड। तो इस सर्कुलर ने हमें कहा भाई जिस मंथ में आपको पता लग रहा है कि एरर हुई थी आप उस मंथ में ठीक कर लीजिए। मान लीजिए मार्च की मैंने 3B फाइल कर दी, अप्रैल में मुझे जाके पता लगा कि मार्च में कुछ मिस्टेक हुई थी, तो आप अप्रैल में उसको ठीक कर लीजिए। तो इस सर्कुलर ने हमें कहा कि सब्सिक्वेंट मंथ्स में जहां आपको पता लगा कि पिछले मंथ्स में मुझसे एरर हो गई तो आप उस मंथ में इसको ठीक कर लीजिए। In the above background, petitioner grievance is that there is no rationale for allowing rectification in the month for which the statutory return has been filed। तो यहाँ पे जो है आपको उस मंथ में जा कर के रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं की जा रही जिसमें एरर हुई। जैसे कि हमारे एग्जांपल में हम मार्च को लेकर के चल रहे हैं, मार्च में एरर हुई तो मुझे मार्च में रेक्टिफाई नहीं करने दिया जा रहा। वो क्या कह रहे हैं कि अगर मार्च की एरर है आपको अप्रैल में जाके पता लगी है तो आप अप्रैल में ठीक कर लीजिए, लेकिन मार्च में जा कर के मुझे उसे ठीक करने नहीं दिया जा रहा। This is totally contrary to the statutory scheme of CGST Act, which provide that the data filled by registered person will be validated in the month itself। तो ये जो चीज़ हो रही है, ये जो सर्कुलर आया है जो कहता है कि आप नेक्स्ट मंथ्स में जा कर के या जिस मंथ में आपको एरर पता लगी आप उसमें जा कर के ठीक कर लीजिए, ये कॉन्ट्रैरी है हमारे CGST एक्ट के।
CGST एक्ट के पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि CGST एक्ट हमें कहता है कि जिस मंथ में आपसे एरर हुई है आप उस मंथ में जा कर के उसे वैलिडेट कर लीजिए। हमारा CGST एक्ट हमें अलाउ करता है, लेकिन ये सर्कुलर हमें मना कर रहा है। CGST Act, which provide data filled by registered person, will be validated in the month itself, and thereafter any unmatched detail be rectified in the month in which it is noticed. Accordingly, petitioner impugned Rule 61, subsection sub Rule 5 from GSTR 3B and Circular 2626 by 2017 as ultra vires the provision of CGST Act to the extent they do not provide modification of the information to be filled in return of tax period to such information relates। तो उसने कहा कि ये जो सर्कुलर आया है ये अल्ट्रा वायर आया है CGST एक्ट के, क्योंकि ये हमें कहता है कि आप आगे जा कर के रेक्टिफाई कर लीजिए, जबकि हमारा CGST एक्ट हमें अलाउ करता है कि आप सेम मंथ में उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब सबमिशन उसकी यही थी कि he submit that as per section 37 to section 43 of CGST Act, a scheme for filing detail of outward supply, inward supply and return of inward outward supply to be followed. In this, petitioner has a statutory right to fill all the necessary detail when the aforesaid provision of act become enforceable। तो यहाँ पे उसने कहा कि जब मुझे अलाउ कर रहा है GST एक्ट तो मैं इनको जा कर के ठीक कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद कि वो अल्ट्रा वायर्स है CGST एक्ट के, काफ़ी सारी और जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है, काफ़ी सारी जजमेंट को जो है यहाँ पे रेफ़र किया गया। और उसके बाद हमारा जो कंक्लूजन निकल करके आया वो कंक्लूजन में दिखा देती हूँ। इसमें काफ़ी सारी जजमेंट का भी रेफरेंस जो है यहाँ पर लिया गया है। तो ये कंफ्यूजन निकल करके आया है कि जो हमारे बेंचेस ने भी कहा कि ये जो सर्कुलर है ये आपके thus in light of the above discussion the rectification of return for the month to which is relate is imperative, and accordingly we read down paragraph 4 of circular to the extent it restricts the rectification of form GSTR 3B in respect of period in which the error occurred. Accordingly we allow the present petition and permit the petitioner to rectify form 3B for the period to which is error relate। तो यहाँ पे उसको अलाउ किया गया कि आप जो है सेम पीरियड में जा कर के अपनी 3B को रेक्टिफाई कर लीजिए। द रेलिवेंट पीरियड जो कि जुलाई 17 से सितंबर 17 का था। वी ऑल्सो डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट दैट ऑन द फाइलिंग ऑफ रेक्टिफाई Form 3B, they shall within a period of 2 weeks verify the claim made therein and give effect to the same once verified। तो ये यहाँ पे जजमेंट सुनाई गई, उनको अलाउ किया गया इस रेक्टिफिकेशन के लिए। दोस्तों इसमें काफ़ी सारी जजमेंट का रेफरेंस भी लिया गया है। मैं इस सर्कुलर का लिंक आपको दे दूँगी, अगर आपको चाहिए होगा तो आप उनको भी रीड यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।